तो जियोटेक इंजीनियरिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दोबारा आपका स्वागत है। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में, कैसे डिफरेंट कंडीशन के केस कंडीशन दिया होगा सोइल स्टेटा का, तो हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें हम लोग सेकेंड केस पढ़े थे, वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस व्हेन वाटर टेबल इज बिलो ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से अगर नीचे हमारा वाटर टेबल है और अगर वाटर टेबल चाहे डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है या अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर कैसे वेरिएशन होता है या किस तरह से चाहे इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो वो हम लोग कंडीशन देखे थे। आज हम लोग कंडीशन देखेंगे थर्ड कंडीशन, सरचार्ज का कंडीशन। सरचार्ज का कंडीशन क्या होता है कि जैसे मूविंग लोड होता है कोई, चाहे हो सकता है वेरिंग टाइप का लोड हो, जैसे मान लीजिए प्लेन एक ग्राउंड सरफेस है, उस पर हम लोग कहीं से लाके लोड, कोई ओवरबर्डन चीज़ें रख दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा लोड लगा दे रहे हैं, तो वो हम लोग काउंट करते हैं सरचार्ज में। तो अगर ग्राउंड कोई ग्राउंड है, सोयल मास है, या कह सकते हैं सोयल सिंपल है या सोयल स्टेटा है, और उसके ऊपर कोई ओवरबर्डन लोड हम लोग लगा रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सरचार्ज। अगर सरचार्ज लगा है किसी भी कंडीशन में, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे किस तरह से इफेक्ट होता है या वेरिएशन होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो आज देखेंगे केस थर्ड, सोयल मास विद सरचार्ज when water table below ground level, तो अगर ये जो कंडीशन है या जो केस है, अगर इसको स्टेटा के फॉर्म में हम देखें, तो ये हमारा सोयल स्टेटा है, ये हमारा सोयल का स्टेटा है, और वाटर टेबल यहाँ पे ये आपका ग्राउंड सरफेस है या कह सकते हैं ग्राउंड लेवल है। ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है या ग्राउंड सरफेस कह सकते हैं। उसके नीचे हमारा वाटर टेबल यहाँ पे कहीं है, तो उसके नीचे वाटर टेबल है। तो ये हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि H1 डेप्थ ग्राउंड लेवल से या ग्राउंड सरफेस से H1 डेप्थ नीचे वाटर टेबल का पोजीशन है। बाकी जो स्टेटा है जिसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं पूरा, वो कैपिटल H एज्यूम कर लिए, नीचे वाले स्टेटा का डेप्थ। तो ये वाली जो सोयल होगी वो क्या होगी, सेचुरेटेड होगी, क्योंकि वाटर टेबल के नीचे है तो ये सेचुरेटेड सोयल होगी, और ऊपर है तो आपका पार्शियली सेचुरेटेड सोयल होगी, या कह सकते हैं कि बल्क नेचर का होगा। और कंडीशन में क्या बोला है कि इसके ऊपर सरचार्ज लगा है, सरचार्ज इस सोयल मास के ऊपर लगा है। तो सरचार्ज ये है, सरचार्ज की वैल्यू। तो सरचार्ज मीन्स होता ओवरबर्डन लोड। सरचार्ज मीन्स क्या होगा, ओवरबर्डन लोड, और इसको स्मॉल q से डिनोट करते हैं जब भी हम लोग सरचार्ज की स्टडी कहीं करेंगे। तो सरचार्ज कुछ नहीं है, क्या है, एक लोड ही होता है जो एक्स्ट्रा लोड में हम लोग इसको काउंट करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई प्लेन ग्राउंड सरफेस है और उसके ऊपर सडनली हम लोग बिल्डिंग बना दे रहे हैं, तो वो भी सरचार्ज में काउंट होगा। या कोई एक्स्ट्रा लोड सोयल स्टेटा के ऊपर हम लोग रख दे रहे हैं, चाहे चेयर है, उसको स्टैटिकली हम लोग यानी कह सकते हैं ग्रेजुअली वहाँ पे रख दे रहे हैं, तो उसका जो लोड, तो जो भी हम लोग बाद में सोयल मास के ऊपर या सोयल स्टेटा के ऊपर वर्क करते हैं, और अगर कोई चीज़ें उसके ऊपर हम लोग रख देते हैं, या चाहे बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग का लोड, तो यह सब ओवरबर्डन लोड के ऊपर काउंट होता है। तो जो ओवरबर्डन लोड है उसी को हम लोग बोलते हैं सरचार्ज लोड या सरचार्ज बोलते हैं।
तो अगर कोई सोयल स्टेटा है और उसके ऊपर सरचार्ज लगा है, इसका मतलब ये है एक्स्ट्रा लोड सोयल स्टेटा के अलावा एक्स्ट्रा लोड अगर लगा है, तो उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस या पोर वाटर प्रेशर या कह सकते हैं टोटल स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वह यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम लोग ले रहे हैं लेयर ए और ये हमारा लेयर है बी और ये है लेयर सी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब यह सोयल का स्टेटा या कंडीशन है और इस कंडीशन में आपको किसी भी लेयर पे, किसी भी पॉइंट पे आपसे जितने भी स्ट्रेस हम लोग पढ़े हैं, चाहे टोटल स्ट्रेस या पोर वाटर प्रेशर या कह सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में पूछ सकता है किसी पॉइंट पे, किसी भी लेयर पे। तो वही हम भी सीखने का प्रयास करेंगे, हम लोग भी सीखने का प्रयास करेंगे कि अगर डिफरेंट लेयर पे, डिफरेंट पॉइंट पे अगर ये जितने भी स्ट्रेस हैं उनके बारे में अगर पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे और क्या चेंजिंग आएगा। तो अगर हम लोग देखें ए पॉइंट पे, तो एट पॉइंट ए अगर ले लें तो एट पॉइंट ए या सेक्शन ए लिख सकते हैं, सेम थिंग। तो एट पॉइंट ए तो हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले टोटल स्ट्रेस निकालते हैं। तो टोटल स्ट्रेस में बताया था कि किसी भी पॉइंट या किसी भी लेयर पे निकालने के लिए वहां पे जाइए और देखिए उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है, उस लेयर के ऊपर कितना लोड आ रहा है। तो अगर यहाँ पे ए पे निकालना है तो देखेंगे तो इस पे कितना लोड आ रहा है, तो सरचार्ज का लोड आ रहा है। इसका मतलब ये है टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए इक्वल्स टू सरचार्ज क्यू। सेकेंड कंडीशन हम लोग निकालते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो प्योर वाटर प्रेशर में बताया था कि पोर वाटर प्रेशर जब भी निकालना है तो उसमें जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो वाटर के कारण होता है। तो जो इसमें यूनिट वेट हम लोग यूज करते हैं, वाटर का ही यूज करते हैं। तो गामा डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब हुआ हाइट फ्रॉम वाटर टेबल। तो यहाँ से यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे निकालना है वाटर टेबल से हाइट क्या है h1। लेकिन यहाँ पे जो सॉयल है वो सेचुरेटेड नहीं है, बल्क है, यानी पोर पूरा, या हम लोग पोर वाटर प्रेशर तब काउंट करेंगे, तब मेजर करेंगे जब पूरा का पूरा पोर जो है सेचुरेट हो। तो यहाँ पे यही वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो H ये हो गया, H1 वैसे आता लेकिन यही 0 है क्योंकि सॉयल क्या है, बल्क है, यानी पार्शियली सेचुरेटेड है, इसलिए गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। उसके बाद निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू हम पढ़े थे टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस का वैल्यू क्या आया था, स्मॉल क्यू, और पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0। तो इक्वल्स टू आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू सरचार्ज के इक्वल। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे एट पॉइंट बी। तो एट पॉइंट बी निकालेंगे तो टोटल स्ट्रेस इक्वल्स टू, तो टोटल स्ट्रेस हम लोग निकालेंगे बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखें कितने का लोड आ रहा है बी पे निकालने के लिए टोटल स्ट्रेस। तो एक तो सरचार्ज का लोड आएगा यहाँ पे ट्रांसफर होके, और दूसरा इतना जो डेप्थ का स्टेटा है उसका लोड इसके ऊपर आएगा। तो बहुत सिंपल है, सरचार्ज का लोड आ रहा है प्लस किसका लोड आ रहा है, इस स्टेटा का। तो इस स्टेटा की यूनिट वेट क्या है, तो यूनिट वेट अगर सेचुरेटेड नहीं है तो बल्क हम लोग लेंगे, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल के लिए बल्क यूज करेंगे, बल्क इनटू हाइट ऑफ स्टेटा h1। अब बी पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर किसके कारण होता है, गामा डब्ल्यू यहाँ आएगा, और हाइट फ्रॉम वाटर टेबल तो बी पे निकालना है, और वाटर टेबल भी बी पे है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे जो h की वैल्यू होगी वह 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट बी इज 0। Therefore effective stress equals to total stress minus pore water pressure. Total stress equals to surcharge plus gamma b h1 minus pore water pressure 0. तो finally effective stress at point B equals to
इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस। इट मीन्स सरचार्ज प्लस गामा बी H1। सी पे अगर हमसे यही चीज पूछ रहा है, सी पे निकालिए, तो क्या निकालेंगे? तो लिखेंगे एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे सबसे पहले टोटल स्ट्रेस निकालना है। सी पे जाएंगे, देखेंगे कितने का लोड आ रहा है, तो एक सरचार्ज का लोड है प्लस इतना स्टेटा का लोड है प्लस इतना स्टेटा का लोड है। तो सरचार्ज का लोड यानी Q है प्लस इतने का लोड निकालेंगे। तो इसके लिए इस स्टेटा के लिए यूनिट वेट क्या है? गामा बी। और स्टेटा की डेप्थ कितनी है? H1 प्लस नीचे वाले स्टेटा, इसके लिए यूनिट वेट क्या है? क्योंकि सोयल सेचुरेट है इसलिए गामा सेचुरेटेड यूज करेंगे। और इन डेप्थ कितना है? H है, H हो गया। पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे, पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट सी और सेक्शन सी। तो यहाँ पे निकालेंगे पोर वाटर प्रेशर हमेशा यूनिट वेट किसके? वाटर के कारण होता है। हाइट फ्रॉम वाटर टेबल, तो सी का वाटर टेबल से पोजीशन। तो मोस्टली यू तभी हम लोग वैल्यू निकलता है जब वाटर टेबल से नीचे हो। याद रखेंगे यू की वैल्यू तभी निकलेगा जब वो पॉइंट या लेयर वाटर टेबल से नीचे हो, एक्सेप्ट वन कंडीशन। वन कंडीशन क्या होता है कि अगर कैपिलरी एक्शन हो रहा है, अगर कहीं कैपिलरी एक्शन हुआ है, इसका मतलब यह है कि वाटर टेबल से ऊपर भी गया है। किसके कारण? कैपिलरी एक्शन के कारण। तो उसी केस में वाटर टेबल के ऊपर पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू निकलती है। अदरवाइज मैक्सिमम केस में यानी 99% केस में आप ये मान के चलें कि जब भी पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू निकल के आएगी तो वाटर टेबल के नीचे ही आएगी, केवल एक्सेप्ट वन कंडीशन, अगर कैपिलरी एक्शन ना हुआ। तो कैपिलरी एक्शन अगर कहीं हुआ है, उसी कंडीशन में वाटर टेबल के ऊपर पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू आती है। अदरवाइज वाटर टेबल के ऊपर हमेशा पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0 आ गई। तो हम लोग मैक्सिमम कंडीशन में देखे भी हैं। अब तक हम लोग 3 केस पढ़े हैं और जितने भी कंडीशन देखे होंगे तो उसमें वाटर टेबल से ऊपर कहीं भी हम लोग निकाल रहे थे पोर वाटर प्रेशर यानी यू की वैल्यू, तो 0 निकल के आ रहा था। तो अगर कैपिलरी एक्शन नहीं हुआ है तो वाटर टेबल के ऊपर हमेशा पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0 होगी। क्यों? रीजन क्या है? रीजन यह है क्योंकि वाटर टेबल के ऊपर जो सोयल होता है वह फुली सेचुरेट नहीं होता है, यानी जो वॉइड होगा, अब वॉइड के अंदर पूरा का पूरा वाटर नहीं होता है, तो पूरा प्रेशर नहीं लगाता है, इसलिए गामा डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं। एट पॉइंट सी पे देखेंगे तो गामा डब्ल्यू, अब गामा डब्ल्यू यहाँ पे होगा पूरा का पूरा, क्योंकि वाटर टेबल के नीचे आपका सीसी लेयर है और सोयल है। तो सोयल में जो वॉइड होगा, वॉइड पूरा का पूरा क्या होगा? वाटर से भरा होगा, इसलिए वाटर टेबल का पोजीशन क्या है? यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे गामा डब्ल्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल, तो सी पे निकालना है और यहाँ वाटर टेबल से पोजीशन कितना है? H, तो यहाँ लिखेंगे H। अब क्या निकालेंगे? इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग जानते हैं टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, और टोटल स्ट्रेस निकल के आया है सरचार्ज प्लस गामा बी H1 प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू H। यू की वैल्यू भी निकाले हम लोग, कितना आया? गामा डब्ल्यू इंटू H। तो गामा डब्ल्यू और गामा सेचुरेटेड में H कॉमन है, ये बाहर लेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू, और इसको मॉडिफाई करेंगे तो डिस्चार्ज प्लस गामा बी H1 प्लस यह हो जाएगा गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, और यह H कॉमन है, और सॉल्व करेंगे, मॉडिफाई करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी सरचार्ज प्लस गामा बी, ये हो जाएगा H1 प्लस यह आपका सबमर्ज यूनिट वेट के इक्वल आ जाएगा। हम लोग सबमर्ज यूनिट वेट इक्वल टू पढ़े थे सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा सबमर्ज यूनिट वेट इंटू H। ये तो निकालने के लिए हम लोग सीख लिए कि किसी भी सेक्शन पे या किसी भी पॉइंट पे अगर हमसे तीनों स्टेज के बारे में या प्रेशर के बारे में पूछता है तो कैसे निकालेंगे। और दूसरा आपसे मैं बताया था लास्ट वीडियो में कि स्ट्रेस या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी पूछता है,
सबके लिए। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बहुत सिंपल है, मैं बताया था सिंपल, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम लोग टोटल स्ट्रेस के लिए निकालेंगे, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ए लेयर पे देखेंगे कि टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितना है। तो सरचार्ज की कोई वैल्यू होगी, सरचार्ज की कोई वैल्यू होगी, यानी सरचार्ज ये डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या रखा गया है, यानी जो लोड ओवरबर्डन लोड या एक्स्ट्रा लोड लगाया जा रहा है सोइल मास के ऊपर, स्टेटा के ऊपर, वो क्या चीज है, तो उस पर डिपेंड होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकल के आएगी। अगर ये जो सरचार्ज है एक्स्ट्रा लोड है, अगर वो एक्स्ट्रा सोयल हम लोग उसके ऊपर, सोयल मास के ऊपर जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू सेम जैसे हम लोग निकालते हैं यूनिट वेट ऑफ सोयल इनटू स्टेटा का डेप्थ, तो फिर सरचार्ज की वैल्यू भी उसी फॉर्म में निकल जाएगी। तो सरचार्ज की कोई वैल्यू होगी, तो सरचार्ज की वैल्यू हम लोग लेके कुछ भी चल रहे हैं, सपोज करिए ये क्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू या इतना आ रहा, तो ये हो गया। तो ए पे कितना है टोटल स्ट्रेस की वैल्यू, स्मॉल क्यू के इक्वल। अब आएंगे बी पे, तो बी पे देखेंगे सरचार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू तो है ही, यानी बी पे आएंगे तो क्यू वैल्यू तो है ही, यहाँ पे क्यू के इक्वल है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया है, गामा बी इंटू H1 जो वैल्यू है वह ऐड हो गया, तो हम लोग इसमें यहाँ ऐड कर देंगे, और यह जूम कर रहे हैं कि गामा बी और H1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका ये आ रहा, गामा बी H1 की वैल्यू ये है, और यह सरचार्ज की वैल्यू है, तो ऐड कर दिए, तो एक पॉइंट मिल गया। यहाँ पे सी पॉइंट पे देख रहे हैं, सी पॉइंट पे देखेंगे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू, तो सरचार्ज है, बिल्कुल सरचार्ज, गामा बी H1 भी है, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन सी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू और बढ़ जा रहा है, इतना गामा सेचुरेटेड इंटू एच के बराबर और बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हम लोग गामा सेचुरेटेड अगर ये वैल्यू ले लें, गामा सेचुरेटेड इंटू एच की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, और टोटल ऐड करके निकालेंगे ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू प्लस गामा बी H1 प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू एच, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। अब मैं बताया था जितनी पॉइंट मिल जा रहा है, जितनी पॉइंट उनको स्ट्रेट लाइन से आप मिला लीजिए, उनको स्ट्रेट लाइन से आप क्या करिए, मर्ज कर दीजिए। यही जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है क्या है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर टोटल स्ट्रेस। तो यह स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है किसके लिए, टोटल स्ट्रेस के। पोर वाटर प्रेशर के लिए ड्रा कर रहे हैं, अगर पोर वाटर प्रेशर के लिए, तो यह किसके लिए डायग्राम है, टोटल स्ट्रेस के लिए। पोर वाटर प्रेशर के लिए अगर ड्रॉ करना है, सिंपल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ए पॉइंट पे देखेंगे, ए पॉइंट पे कि पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या है, तो 0 है, तो पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 है तो राइट या लेफ्ट साइड हम लोग नहीं जाएंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट साइड जाते हैं, निगेटिव वैल्यू है तो लेफ्ट साइड जाते हैं, 0 है तो उसी लाइन पे रहेंगे। बी पॉइंट पे देखेंगे पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट ये मिल गया। एट पॉइंट सी पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या है, गामा डब्ल्यू इंटू एच है, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि वैल्यू जो गामा डब्ल्यू एच की वैल्यू है, गामा डब्ल्यू इंटू एच की वैल्यू है, यहाँ पे कहीं आएगा, तो एक पॉइंट ये मिल गया। अब तीनों पॉइंट मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन से, तो यहाँ से चले स्ट्रेट लाइन और यहाँ से चले स्ट्रेट लाइन, तो ये है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर पोर वाटर प्रेशर, या कह सकते हैं पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हम देखें, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, और ए पॉइंट पे यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि पोर वाटर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, सरचार्ज के इक्वल है, तो यानी ये वैल्यू इसके बराबर, सरचार्ज के बराबर ए पे वैल्यू मिलेगा, तो यह हो गया स्मॉल क्यू। बी पॉइंट पे देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू सरचार्ज है प्लस गामा बी H1 के इक्वल है, यानी सेकंड के इक्वल ही आ रहा वैल्यू, तो यहाँ पे
ये सरचार्ज है, इसमें आपका ऐड हो जा रहा है गामा बी H1 वैल्यू, तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं, यहाँ पॉइंट आ गया। उसके बाद सी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू गामा बी, ये तो सेम है वैल्यू, इसके इक्वल तो आ रहा है वैल्यू, प्लस उसी में ऐड हो गया है सबमर्ज यूनिट विड्थ इनटू एच के बराबर, तो सबमर्ज वैल्यू तो यहाँ पे मान ले रहे हैं ये वैल्यू है गामा सबमर्ज इनटू एच, और ये वैल्यू क्या है सरचार्ज प्लस गामा बी H1। तो एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया एट लेयर सी। अब इसको स्ट्रेट लाइन से मर्ज करेंगे, तो ए से बी स्ट्रेट लाइन और फिर बी से सी स्ट्रेट लाइन। अब यह डायग्राम हो गया आपका इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो कंडीशन थर्ड में हम लोग देखिए, अगर सरचार्ज की वैल्यू कहीं अप्लाइड हुआ है, सरचार्ज यानी एक्स्ट्रा लोड या मूविंग लोड अब कहीं सोयल मास के ऊपर अप्लाई किए हैं, और उसका उस केस में अगर इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन देखना है तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए ये प्रोसीजर है। और ये आपका डायग्राम जो है अब प्रेशर या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, सबके लिए अलग अलग इंडिविजुअल, अगर टोटल स्ट्रेस के लिए निकालना है तो डायग्राम लगभग सेम जैसे एक का हम लोग ड्रा करते हैं, चाहे टोटल स्ट्रेस हो, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है ड्रा करने का, चाहे पोर वाटर प्रेशर हो या इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद एक पॉइंट या जितने भी लेयर्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी वैल्यू निकल के आया आप वहाँ पर रिप्रेजेंट करिए और स्ट्रेट लाइन से मर्ज करिए, तो जो भी डायग्राम बन के आएगा वो स्ट्रेस या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है। तो यह कंडीशन है सरचार्ज का, अगर सरचार्ज अप्लाई है सोयल मास या सैंपल के ऊपर और इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन देखना है तो कैसे हम लोग निकालते हैं हर एक लेयर पे या पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पे। तो यह थर्ड कंडीशन है। तो केस नंबर 4 हम लोग देखते हैं। केस नंबर 4 क्या है कि अगर कैपिलरी एक्शन हो रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस में किस तरह से वेरिएशन होता है। फोर्थ कंडीशन, अगर कैपिलरी एक्शन कहीं हो रहा है तो उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो केस नंबर 4, सोयल मास विथ कैपिलरी फ्रिंज। कैपिलरी फ्रिंज का मतलब यह होता है कि वाटर टेबल के ऊपर कितनी हाइट तक, कितनी डेप्थ तक अब वाटर राइज किया है, उस पर्टिकुलर डेप्थ को जितने हाइट तक वो राइज किया है वाटर एबव द वाटर टेबल, विच इज नोन एज कैपिलरी फ्रिंज, उस हाइट को बोलते हैं कैपिलरी फ्रिंज। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 4 क्या है, सोयल मास विद द कैपिलरी फ्रिंज, दैट इज soil saturated above the water table। तो केस नंबर 4, soil mass with capillary fringe। तो कैपिलरी फ्रिंज याद रखेंगे, ये क्या होता है, हाइट की वैल्यू होता है, कितने हाइट तक वाटर राइज किया है। इसका मतलब क्या है, दैट इज soil saturated above ground water table, यानी कैपिलरी फ्रिंज एक्शन का मतलब यह है, कैपिलरी फ्रिंज होने का मतलब यह है कि कैपिलरी एक्शन हुआ है उस पर्टिकुलर स्टेटा के अंदर जहाँ पे वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से नीचे है, और कैपिलरी एक्शन होने का मतलब यह है कि सोयल जो एबव वाटर टेबल है वो भी सेचुरेट हो गई है। अब तक हम पढ़े कि जो वाटर टेबल के ऊपर जो सोयल होता है वो पार्शियली सेचुरेटेड होता है या बल्क हम लोग कंसिडर करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर कैपिलरी एक्शन हो रहा है या फ्रिंज हो रहा है तो
वाटर टेबल के ऊपर जो सॉइल है वो भी क्या हो जा रहा है, सेचुरेट हो रहा है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तो अगर इस कंडीशन को हम लोग स्टेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इस कंडीशन को अगर स्टेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देख रहे हैं, तो यह स्टेटा है। तो स्टेटा क्या बोल रहा है, स्टेटा बोल रहा है कि वाटर टेबल यहाँ पे कहीं नीचे है, वाटर टेबल का पोजीशन यहाँ पे है, और ग्राउंड लेवल हमारा यहाँ पे है। ये क्या है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। और ये जो वाटर टेबल के ऊपर जो सोयल था पहले, जिसको हम लोग पार्शियली सेचुरेटेड सोयल कंसीडर करते थे और उसके लिए यूनिट वेट हम लोग कंसीडर करते थे बल्क यूनिट वेट, अब वो पूली क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। अब सेचुरेट कैसे हुआ, कैपिलरी एक्शन। और कैपिलरी एक्शन के बारे में हम लोग डीप में पढ़ चुके हैं कि कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि सोयल सैंपल के अंदर जो वॉइड्स होते हैं या जो पोर्स होते हैं वह कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं, और उसी के थ्रू वाटर क्या होता है, पोर टू पोर मूव करके वाटर राइज कर जाता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन इन सोयल मास। तो सोयल मास के अंदर कैपिलरी एक्शन होता है। तो यह जो फिनोमिना है क्या है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये वाटर क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, कैपिलरी एक्शन। और इस हाइट को, जितने हाइट तक वाटर टेबल से ऊपर कैपिलरी एक्शन हो रहा है उस हाइट को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी फ्रिंज। तो यह हाइट क्या देगा, ये हाइट बताएगा कैपिलरी फ्रिंज की वैल्यू, कैपिलरी फ्रिंज की वैल्यू। तो इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ये हाइट है HC, स्मॉल HC ले रहे हैं, और यह हाइट स्टेटा का स्मॉल h ले रहे हैं। तो ये भी सोयल क्या होगा, सेचुरेट। क्यों, क्योंकि वाटर टेबल के नीचे है, और ये भी हो गया आपका सेचुरेटेड। तो हम लोग पढ़े थे कैपिलरी एक्शन के बारे में या कैपिलरी वाटर के केस में कि ये जो होता है, जो सोयल सेचुरेट होता है, फुली सेचुरेट होता है, उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ कैपिलरी सेचुरेशन। तो कैपिलरी एक्शन के कारण ये सेचुरेट हो जाता है, तो ये भी सेचुरेटेड सोयल मास हो गया। अब इस कंडीशन, अगर ये हमारे पास ये कंडीशन है और इस केस में हमसे किसी भी पर्टिकुलर लेयर पे, इसको एज्यूम कर लेयर AA और ये लेयर आपका BB CC, और किसी भी लेयर या किसी पॉइंट पे आपको वेरिएशन अगर फाइंड आउट करना है इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो एट पॉइंट A पे अगर निकालना है, एट पॉइंट A, तो एट पॉइंट A और सेक्शन AA लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल स्ट्रेस की वैल्यू। अगर A पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है तो मैं बताया था कि जिस भी पॉइंट पे या जिस सेक्शन पे निकालना हो वहाँ पे देखते हैं कितना ऊपर से लोड आ रहा है। तो A पे कोई लोड नहीं आ रहा, ऊपर से कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है, कोई ओवरबर्डन नहीं है, तो टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 0, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 0। सेकेंड केस में हम लोग निकालते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर हमेशा वाटर के कारण होगा, यानी पोर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होगा उसके कारण हमेशा जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो इसके लिए जो यूनिट वेट हम लोग यूज करते हैं गामा W। तो जब भी पोर वाटर प्रेशर निकालना होता है तो गामा W आएगा सबसे पहले। अब यहाँ पे देखते हैं कि गामा W का एग्जिस्टेंस है या एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अगर AA पे हम लोग निकाल रहे हैं और जो सॉइल का कंडीशन है वो क्या है, सेचुरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि कैपिलरी एक्शन हो रहा है, इसका मतलब गामा W की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगी। और दूसरा जो टर्म्स यूज करते हैं डेप्थ, तो डेप्थ का क्या यूज करते हैं, डेप्थ फ्रॉम वाटर टेबल। तो वाटर टेबल से पोजीशन या डेप्थ हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी HC। लेकिन यहाँ पे कैपिलरी एक्शन हुआ है और कैपिलरी एक्शन के कारण जो स्ट्रेस की वैल्यू या जो प्रेशर की वैल्यू होता है उसको हम लोग निगेटिव साइन लेके रिप्रेजेंट करते हैं। रीजन ये है कि जो प्रेशर होती है कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी वाटर केस में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम वैल्यू होती है, इसलिए उसको निगेटिव लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है पोर वाटर प्रेशर की एबव द वाटर टेबल, या तो हम लोग उस टर्म में समझे कि निगेटिव क्यों लेते हैं, तो निगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि जब भी कैपिलरी एक्शन के कारण कैपिलरी वाटर कहीं पे स्टोर होता है तो उसमें जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो निगेटिव इसलिए होती है क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम वैल्यू होती है। एक तो वैसे समझ सकते हैं कि निगेटिव साइन इसलिए आया। दूसरा ये समझिए कि हम लोग पढ़े थे कि हमेशा पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू वाटर टेबल के नीचे ही निकलती है,
वाटर टेबल के ऊपर पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0 आती है, एक्सेप्ट केवल एक कंडीशन था, कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन के केस में पोर वाटर की प्रेशर की वैल्यू जो निकलता है वो 0 नहीं होता है, इसलिए एबव निकल रहा है तो वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव, और नीचे निकल रहा है तो पॉजिटिव। तो दो कंडीशन है याद करने का, निगेटिव और पॉजिटिव। दूसरा पहला कंडीशन याद रखेंगे कि इसकी वैल्यू निगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि जो कैपिलरी वाटर है उसमें जो भी प्रेशर क्रिएट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, इसलिए निगेटिव साइन यूज करते हैं। दूसरा, अब तक जितने भी कंडीशन हम लोग पढ़े, हर एक कंडीशन के अंदर वाटर टेबल के ऊपर पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0 आ रही थी और केवल एक ही कंडीशन था, वह है कैपिलरी एक्शन। तो पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू हमेशा वाटर टेबल के नीचे ही आता है, ऊपर नहीं आता है, केवल एक्सेप्ट वन कंडीशन, कैपिलरी एक्शन। तो दूसरा तरीका ये याद करने का कि अगर कैपिलरी एक्शन हुआ है और ऊपर वैल्यू निकल के आ रहा है तो उस केस में निगेटिव, बाकी जब हम लोग नीचे निकालते हैं तो पॉजिटिव। तो ये दो कंडीशन है। तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू आपका आ गया माइनस साइन के साथ गामा डब्ल्यू एच सी। उसके बाद निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस की वैल्यू एट पॉइंट ए इक्वल टू 0 माइनस, और पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो माइनस गामा डब्ल्यू एच सी। तो यहाँ पे वैल्यू आपका आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस की प्लस में गामा डब्ल्यू एच सी। तो ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू निकल गया, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस अगर आपसे पूछ रहा है और कैपिलरी एक्शन हो रहा है तो इस तरह से निकालेंगे। अगर बी पॉइंट पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एट पॉइंट और सेक्शन बी बी और बी, तो एट पॉइंट हम लोग लेके चल रहे हैं बी। तो सबसे पहले टोटल स्ट्रेस की वैल्यू मैं बताया था, टोटल स्ट्रेस निकालना है तो वहाँ पे आप देखिए कि उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है, वो सिंपल है। आप देखिए उस पर कितना लोड आ रहा है, तो इसके बी पॉइंट या बी लेयर पे ये स्टेटा दिख रहा है, इस स्टेटा का लोड आएगा। तो सिंपल है, इस स्टेटा के लिए यूनिट वेट, तो यूनिट वेट क्या हो जाएगा, गामा सेचुरेट। क्यों, क्योंकि कैपिलरी एक्शन हुआ है वाटर टेबल के ऊपर और सोयल क्या हो जा रहा है, सेचुरेट हो जा रहा है, तो गामा सेचुरेट यहाँ पे लिखेंगे, कितना डेप्थ है, एच, तो इतने का लोड आएगा एट पॉइंट बी। तो ये हो गया आपका टोटल स्ट्रेस। उसके बाद निकालेंगे पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू, तो पोर वाटर प्रेशर इक्वल टू हमेशा गामा डब्ल्यू की वजह से होता है, तो गामा डब्ल्यू। और दूसरा जो टर्म हम लोग यूज करते हैं पोर वाटर प्रेशर निकालने के लिए, डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल। बी पॉइंट पे निकाल रहे हैं और वाटर टेबल का पोजीशन भी बी पॉइंट पे है, तो एच की वैल्यू 0, यानी जो भी वैल्यू एच की होती है, एच डब्ल्यू जो हम लोग यूज करते हैं पोर वाटर प्रेशर के लिए, तो ये एच डब्ल्यू की वैल्यू 0, क्योंकि यहीं पे पोजीशन है आपका वाटर टेबल का और इसी पे निकालना है, तो एच डब्ल्यू की वैल्यू 0। तो फाइनली पोर वाटर प्रेशर एट लेयर बी बी वॉज टू 0। उसके बाद निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस गामा सेचुरेटेड इनटू एच सी माइनस पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू 0। तो फाइनली एट पॉइंट बी इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू गामा सेचुरेटेड इनटू एच सी। तो ऐसे ही अगर सी पे निकालना है, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, तो सबसे पहले टोटल स्ट्रेस मैं बताया था, टोटल स्ट्रेस निकालना है। इस पॉइंट पे देखेंगे कितने का लोड आ रहा है, तो दो स्टेटा, एक स्टेटा ये है, दूसरा स्टेटा ये है, इस दोनों स्टेटा का लोड इसके ऊपर आएगा। तो दोनों स्टेटा इसलिए हम स्टेटा में डिवाइड करते हैं क्योंकि स्टेटा का कंडीशन अलग अलग हो सकता है, स्टेटा में जो यूनिट वेट होगा वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम लोग स्टेटा में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक स्टेटा आपका ये है, तो इसके लिए यूनिट वेट गामा सेचुरेटेड, डेप्थ एच सी। नीचे वाला स्टेटा क्या है, यह भी सोयल क्या है, सेचुरेट है, इसलिए इसके लिए यूनिट वेट गामा सेचुरेटेड, डेप्थ एच। तो इतने का लोड आएगा एट पॉइंट सी पे। पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे एट पॉइंट सी, तो पोर वाटर प्रेशर यह हमेशा गामा डब्ल्यू की वजह से होगा, तो गामा डब्ल्यू, और डिस्टेंस फ्रॉम वाटर टेबल सी पे निकालना है, तो सी से वाटर टेबल का पोजीशन, तो एच हो गया। फिर इफेक्टिव स्ट्रेस हम लोग जानते हैं, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, गामा सेचुरेटेड एच सी प्लस गामा सेचुरेटेड
एच और पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा डब्ल्यू इंटू एच। अब स्मॉल एच इस दोनों में कॉमन है तो ये बाहर लेंगे तो आ जाएगा गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। इसको जानते क्या होता है, सबमर्ज यूनिट वेट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू गामा सेचुरेटेड इंटू एच सी प्लस सबमर्ज यूनिट वेट इंटू एच, ये वैल्यू आ जाएगा। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बहुत सिंपल है, देखेंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या होगा। तो टोटल स्ट्रेस के लिए हम लोग देख लेते हैं। टोटल स्ट्रेस के लिए ये हम लोग देख रहे हैं टोटल स्ट्रेस के लिए, तो ए पॉइंट पे 0 है, ए पॉइंट पे 0 है। एट पॉइंट बी देखेंगे तो वैल्यू आ रहा है एट पॉइंट बी गामा सेचुरेटेड एच सी। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू ले रहे हैं गामा सेचुरेटेड इंटू एच सी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। सी पे देख रहे हैं टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितना है, गामा सेचुरेटेड इंटू एच सी, यानी ये वैल्यू तो आएगी, सी पे आ रही है, प्लस और ऐड हो जा रहा है कितना, गामा सेचुरेटेड इंटू एच वैल्यू और ऐड हो जा रहा है। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा आएगा वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है आपका गामा सेचुरेटेड एट पॉइंट सी, इतनी वैल्यू आएगी। तो एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब 3 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ, इनको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो ये हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर टोटल स्ट्रेस। पोर वाटर प्रेशर के लिए ड्रा करना है, तो पोर वाटर प्रेशर के लिए देख रहे हैं, तो पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू एट पॉइंट ए तो निगेटिव वैल्यू है, तो लेफ्ट साइड चलेंगे, इधर ड्रॉ करेंगे, कितनी वैल्यू निगेटिव आ रहा है, गामा डब्ल्यू इंटू एच सी। तो हम लोग मान के चल रहे हैं ये वैल्यू, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी गामा डब्ल्यू एच सी की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ आ रही है, इतनी आ रही, तो ये एक पॉइंट मिल गया ए। बी पे एट पॉइंट बी पर देख रहे हैं पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या है, 0, तो बी पॉइंट पे 0। सी पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है, गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर गामा डब्ल्यू इंटू एच यहाँ पे आ रहा है तो एक पॉइंट यह मिल गया। अब 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मर्ज करेंगे तो यह एक स्ट्रेट लाइन हो गया और यह एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो यह आपका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है पोर वाटर प्रेशर के लिए। इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए देखेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर स्ट्रेस या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस। तो एक पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू गामा डब्ल्यू इंटू एस सी, तो गामा डब्ल्यू इंटू एस सी, गामा डब्ल्यू इंटू एस सी यहाँ पे आएगा, कोई एक पॉइंट मिल गया। एट पॉइंट बी गामा सेचुरेट एस सी, तो गामा सेचुरेट एस सी, गामा सेचुरेटेड इंटू एच सी यहाँ पे कहीं आ गया, और एट पॉइंट सी गामा सेचुरेटेड एच सी तो है ही, ये वाली वैल्यू है, प्लस उसमें कुछ वैल्यू और ऐड हो जा रहा है, गामा सेचुरेटेड इंटू एच सी है, प्लस इसमें और वैल्यू ऐड कितना हो रहा है, गामा सबमर्ज हो रहा है और स्मॉल एच। तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया, 3 पॉइंट मिल गए, तीनों को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे और जो डायग्राम बनेगा उसी को बोलेंगे स्ट्रेस या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो यह फोर्थ कंडीशन के लिए है कि अगर कैपिलरी एक्शन हुआ है, कैपिलरी फ्रिंज हो रहा है और वाटर टेबल का पोजीशन भी आपको पता है, तो उस कंडीशन में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर लेयर पे अगर हमसे पोर वाटर प्रेशर जानना चाहता है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जानना चाहता है, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू जानना चाहता है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो आज के लिए हमें लगता है कि 2 केस हम लोग पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन मैं बताया था स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन या तो कंडीशन आपको डिस्कस कर देगा क्वेश्चन के अंदर, या तो ये जो कंडीशन है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया होगा, यानी स्टेटा का पोजीशन दे देगा कि इतना मीटर नीचे है और कैपिलरी एक्शन इतने मीटर तक हो रहा है वाटर टेबल से, वाटर टेबल का पोजीशन दे देगा इतने मीटर है या इतने mm पे है, और किसी पर्टिकुलर लेयर पे आपको पूछेगा। तो या तो कंडीशन दे देता है और हर कंडीशन के लिए वैल्यू पूछेगा, या तो आपसे न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा दे देगा और वो आपसे पूछेगा। तो इतना ही है।
तो आज के लिए इतना ही, आज सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।